बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउड स्पीकर 90 FM में के स्टूडियो में आज हमने ऋषि कृषि के अंतर्गत डॉक्टर हर्षिता शर्मा को आमंत्रित किया है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों का फीडबैक आ रहा था कि प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा नहीं पहुंच रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ उप निदेशक कृषि डॉक्टर अरविंद सिंह जी आए थे, तो उस समय भी मैंने ये कहा था कि पीएम किसान निधि के लिए आप अपने यहाँ से किसी जानकार को भेजें जो किसानों से बातचीत करे। तो मैं आपको डॉक्टर हर्षिता शर्मा के बारे में बता दूं कि ये PhD हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से, और एग्रोनॉमी में काफ़ी अच्छी इनको जानकारी है। उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे कि इस समय धान की रोपाई या तो पूर्ण हो चुकी है या पूर्ण होने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करेंगे। डॉक्टर हर्षिता शर्मा में काफ़ी टैलेंट है, चीज़ों को समझ रही हैं, और ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्य को भी ये उप निदेशक कृषि कार्यालय में इसको देखती हैं, इनके जरिए सारे काम इसके संपादित होते हैं। तो हर्षिता जी, आपका हमारे स्टूडियो में लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन। इस समय सबसे ज़्यादा अगर जो किसी योजना की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात होती है, लेकिन अब भी ये देखने में आ रहा है कि कुछ किसान कहते हैं कि पैसा नहीं पहुंचा है, कुछ किसान ये परेशान है कि किसी न किसी बहाने हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा है। तो ये बताइए कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए कौन से लोग पात्र हैं और कैसे इसके लिए अप्लाई करें, और ये दिक्कत आती है तो कहाँ कांटेक्ट करें, एक एक करके हम आपसे इस पर, तो कृपया इस पर बताएं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं अपने जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं इसी योजना को संचालित कर रही हूँ। मेरे साथ इस योजना में हमारे सीनियर हैं जो श्रीराम जी, उनके गाइडेंस के तहत मैं इस पर काम कर रही हूँ। सर, ये योजना जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि सन 2019 से ये योजना लागू हुई है, फरवरी 2019 से। उसके बाद से इस योजना में सर थोड़ा बहुत कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहे, जिसकी जानकारी हर जिले पे दी जाती है और जिले से हर ब्लॉक स्तर की दी जाती है। लेकिन फिर भी किसानों की इसके बारे में अगर जानकारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है तो कुछ न कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं, कुछ न कुछ कमियाँ रह जाती हैं उनके आवेदन के लिए। सर, इसके लिए सर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हमारे भारत सरकार ने ओपन सोर्स के माध्यम से इसका आवेदन स्वीकार किया है। ओपन सोर्स अर्थात आप किसान हैं और आप किसी भी माध्यम से, किसी भी कंप्यूटराइज माध्यम से अपना आवेदन अर्थात पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण करवाने के लिए आप अपने संबंधित किसी भी जन सेवा केंद्र पे जो आपके नज़दीकी पड़ता हो, पहचान वाला हो और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पंजीकरण की पूरी जानकारी रखता है, उससे संपर्क में आइए। किसान भाइयों से हमारी बातचीत होती रहती है कृषि निदेशक कार्यालय पे। मैं उनको बार बार ये बताती रहती हूँ कि पंजीकरण हेतु आप जनसेवा जो केंद्र है वहाँ संपर्क कीजिए। उसके लिए आपको खतौनी, आधार और आपका राशन कार्ड ले जाना होता है। यहाँ पे मैं सर ये बताना चाहूँगी कि नहीं, राशन कार्ड अगर जो नहीं होगा, जी सर, मैं अगर बहुत अच्छा सर, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है जो अभी आपने पूछी कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो क्या करें। सर, राशन कार्ड नहीं है तो हम आधार कार्ड से भी काम चला सकते हैं। आधार का या तो शुरुआत के 6 नंबर डाल दे सकते हैं तो फिर लास्ट के 6 नंबर डाल के हम काम चला सकते हैं। ये तो सर बहुत
छोटी चीजें जो जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं, राशन कार्ड नहीं है। जी। हाँ, तो अगर आपने तो पंजीकरण राशन कार्ड का विकल्प ये है कि आधार का नंबर हम्म डाल दें। आगे के 6 नंबर या फिर जैसे पीछे के 6 नंबर, जी। हमारे आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, हम्म। तो 12 में से 6 अंक या तो शुरुआत से डालेंगे या तो अंत के लिए आप 6 नंबर डालेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ एक और चीज मैं टेक्निकल बात में बताना चाहती हूँ कि आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर जो है, आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक होना चाहिए आपके आधार से। और समय समय पे अपना, जैसे जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं, उनका क्या होता है कि समय समय पे उनका आधार अपडेट नहीं होता है। तो आप अपने, अगर बुजुर्ग किसान है, अगर वो, तो बायोमेट्रिक से पहले अपना आधार अपडेट करा दें। उसके बाद से अपना, जब आधार उसका अपडेटेड हो जाएगा, तो वो पंजीकरण के लिए अपने जनसेवा केंद्र से संपर्क करें। और पंजीकरण के लिए जो मैंने आवश्यक कागजात बताए, खतौनी, आधार और राशन कार्ड, इसके साथ साथ अगर पासबुक ले जाता है ठीक है, नहीं भी ले जाता तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये खतौनी, आपका आधार जरूरी है और आपका मोबाइल नंबर जरूरी है। और पात्रता की बात सर अगर मैं करूँ, तो इस योजना हेतु वो सारे सीमांत को लघु किसानों, सारे किसान इस योजना हेतु पात्र हैं, बशर्ते वो किसी राज्य कर्मचारी ना हो, किसी राज्य में मतलब कोई सरकारी कर्मचारी ना हो, कोई केंद्रीय कर्मचारी ना हो, कोई पेशेवर व्यक्ति ना हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमारे पास कुछ किसान आते हैं, वो कहते हैं हम तो सरकारी नौकरी नहीं करते, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो प्राइवेट नौकरी करते हैं ठीक है, लेकिन किसान, ये योजना जो सर है ना, वो गरीब किसानों के लिए है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार हर जो फसली सीजन है, उस फसली सीजन के लिए किसानों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराए। नहीं, जैसे आपने कहा कि जो पेंशनर है, तो पेंशनर में कोई हाँ क्राइटेरिया फिक्स है कि इतने जी। इतनी इतनी राशि जिसको पेंशन मिलती होगी, उससे कम वाले या उससे ज्यादा वाले, जी जी या जिनको पेंशन मिलता है वो पात्र ही नहीं? नहीं सर, अगर आपको 10,000 से के नीचे पेंशन मिलता है तो पात्र, 10,000 से ऊपर अगर किसी किसान को पेंशन कोई है तो वो इस योजना में तो पात्र नहीं है। साथ ही मैं ये बताना चाहूंगी कि इस योजना में तो सरकार ने निर्धारित किया है कि एक परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे, वो इस योजना में पात्र हैं। ये नहीं कि पति भी पा रहा और पत्नी भी पा रहा है, पत्नी भी मतलब परिवार में एक कोई एक मुखिया, हाँ कोई एक सदस्य लेगा। अगर किसी कारणवश अगर परिवार के मुखिया का देहांत हो जाता है, तो उस केस में सर पत्नी और उसके बच्चे, अगर उसके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे, अगर उसके 4 बच्चे तो 4 बच्चे, अर्थात 4 बच्चे और पत्नी, 5 सदस्यों को फिर इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन सर यहाँ पे एक छोटी बात ये बताना चाहूंगी, अगर वो किसान पहले से योजना का लाभ ले रहा था और उसकी मृत्यु हो गई, अब वो अपने परिवार के बाद सदस्य ने पंजीकरण करवा लिया, तो वहाँ पे पूर्व भूस्वामी का आधार और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत जरूरी हो जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं उस किसान की मृत्यु के बाद कोई किस्त नहीं गई होती है, तो उसको भारत सरकार को रिकवरी देनी होती है। तो ये एक थोड़ी सी चीजें हैं जो किसानों के पास ये जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा इसके बारे में किसान नहीं जानते हैं, तो बार बार परेशान होते हैं पूर्व भूस्वामी का आधार और मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों। और कुछ किसान तो जानते ही नहीं है, वो हमारे कार्यालय पे आते हैं और नहीं लेके आते हैं पूरा कागज, तो फिर उनको वापस हम करते हैं, कागज पूरा लेके आइए। अच्छा, एक बात और हर्षिता जी समस्या आती है कि जैसे कई लोगों ने अप्लाई कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनका बैंक में पैसा नहीं आ रहा, तो वो कहाँ जाए, किससे कांटेक्ट करें? सर अगर ऐसा कोई किसान है जिसके आता हुआ किस्त रुक गया है, तो अपना आधार लेके अपने ब्लॉक पे भी संपर्क कर सकता है। ब्लॉक पे हमारे जो एडीओजी सर लोग होते हैं, साहब लोग होते हैं, वो इस योजना के बारे में जानते हैं। फिर भी अगर वहाँ से उनकी मदद नहीं हो पा रही है, तो चरगवा स्थित हमारे कृषि निदेशक कार्यालय पे है, वहाँ पे इसकी विंडो बनी है, हेल्प डेस्क बना हुआ है, और आप अपना आधार लेके आएंगे। आधार नंबर जब मैं इस पोर्टल पे इसका हम लोग डालते हैं, तो किसान का पूरा डिटेल खुल के आ जाता है। वैसे मुख्यतः सर 2-3 समस्याएं होती हैं जिसका मैं वर्णन यहाँ करना चाहूँगी, कि जैसे अगर किसान ने जब पंजीकरण करवाया, तो पासबुक के लिए उसने ज्वाइंट अकाउंट लगा दिया। पहले था कि पहले ज्वाइंट अकाउंट में सर किस्तें जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे सर डिजिटल हो रहा है चीज़ें और पारदर्शिता बढ़ रही है, तो इसलिए सरकार ने ज्वाइंट अकाउंट में पैसे भेजना बंद कर दिया। अब सिंगल अकाउंट में पैसे जाते हैं, और सिंगल अकाउंट में अगर आपका आधार सीडेड है, आधार सीडिंग अर्थात डीमैट होना चाहिए आपका आधार नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू,
आपका आधार सीड होना चाहिए। तो सर ये की छोटी सी टेक्निकल चीज़ है, बट ये किसानों को जानकारी नहीं होती इसके बारे में। तो ये समस्या होती है कि उनका आधार डीसीडेड रहता है, तो उनको पैसा नहीं जा पाती है। अच्छा, मैं यहाँ ये एक चीज़ और वर्णन करना चाहूँगी कि आधार की बार-बार हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योजना का लाभ सर जो सरकार हमें हमारे बैंक अकाउंट में नहीं देती है, हमारे आधार पे भेजती है पैसा। क्योंकि एक किसान का पूरे भारत में कई बैंक अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन एक किसान का पूरे भारत में सिर्फ एक आधार होगा, इसीलिए उसको यूनिक आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। सर तो उस नंबर पे आपका जो बैंक अकाउंट सीडेड रहेगा ना, उसी पे पैसा आपको भेजा जाएगा। तो इससे पारदर्शिता भी बनी रहती है सर, और किसी तरह की कोई टेक्निकल इशू नहीं आता। मान लीजिए किसी ने अप्लाई कर दिया, जो कुछ आप पात्रता बता रही हैं उसके हिसाब से उसने अप्लाई कर दिया, जी जी। फिर भी उसका पैसा नहीं आ रहा है, तो वो कहाँ किससे जाके मिले, किससे कांटेक्ट करे? इसके लिए वो उप कृषि निदेशक कार्यालय की हेल्प डेस्क पे संपर्क कर सकता है। तो ये आपका जो उप निदेशक कार्यालय है, जी ये तो पूरा गोरखपुर मंडल को कवर करता है। जी जी जी। मंडल को नहीं सर, वो हमारे जैसे उप कृषि निदेशक कार्यालय होता है सर, वो जिला स्तर पे काम करता है। इस तरह के कार्यालय हर जिले पे होगा। अच्छा, ये उप निदेशक का कार्यालय। हाँ, ये हर जिले पे आपको कार्यालय मिलेंगे, चाहे देवरिया जिला है, हमारे मंडल में जितने जिले आ रहे हैं, देवरिया, तो कुशीनगर, डिप्टी डायरेक्टर तो केवल यहीं बैठते हैं ना? डिप्टी डायरेक्टर यहीं बैठते हैं। जी सर। लेकिन और देवरिया में तो जिला कृषि अधिकारी ही होंगे। नहीं सर, वहाँ पे भी डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। अच्छा, वहाँ जी बैठते जी हैं। जी जी सर। अच्छा अच्छा। ज्वाइंट डायरेक्टर जो होते हैं वो मंडल स्तरीय अधिकारी होते तो हैं। यहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर बैठते हैं कि नहीं बैठते? बैठते हैं सर, हमारे वहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर बैठते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अपने जिले के उप निदेशक कार्यालय पर किसान हाँ हाँ, संपर्क संपर्क कर जी सर जी। जी, अपना आधार लेके सर। आधार ले। जी सर, मैं किसान भाइयों को यहाँ पे जोर देके कहना चाहती हूँ, जब भी वो आए अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपना आधार जरूर लेके आए। अपना आधार, अपनी पत्नी का आधार, दोनों पति पत्नी दोनों का आधार। किस तरह की गलतियां आमतौर पे लोग पीएम किसान सम्मान निधि का की जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने में करते हैं? सर जब अप्लाई करते हैं तो वो खतौनी पे जो किसान का जमीन है, खतौनी उसको या फिर आम बोलचाल की भाषा में इंतखाब भी कहते हैं, उसमें सर थोड़ी सी गड़बड़ी कर देते हैं। ये कि जैसे जब ऑनलाइन पंजीकरण करा उसने, तो वो खतौनी स्कैन करके सर कंप्यूटर में अपलोड करना होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो वो खतौनी अपलोड करने में थोड़ी धुंधली हो जाती है, पढ़ने में नहीं आती। जब हम वेरीफाई करने के लिए उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खोलते हैं तो वो धुंधलापन दिखता है। किसान जिस नाम से आवेदन किया है, कभी कभी वो खतौनी में उसका नाम नहीं दिखता है। अच्छा, तो अगर नाम दिख भी गया तो उस खतौनी में इतने अधिक लोगों के नाम होते हैं कि उस किसान का हिस्सा कितना बना ये लेखपाल द्वारा प्रमाणित नहीं होता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो जब भी आवेदन करें अपना खतौनी लेखपाल द्वारा प्रमाणित करवा लें, लेखपाल द्वारा अपना हिस्सा बनवा लें, जिसको यहाँ के किसान आम बोलचाल की भाषा में हिस्सा कसी बोलते हैं। तो लेखपाल द्वारा अपना हिस्सा कसी करवा लें खतौनी को, और अच्छी साफ सुथरी खतौनी कंप्यूटर पे जब पंजीकरण करवाएं तो कंप्यूटर उसको अपलोड करवाएं। खतौनी अगर धुंधली रही तो सर वो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये पिता नहीं है और एक पिता के 3 या 4 या 5 जो भी पुत्र हैं जी और वो सभी के सभी अप्लाई कर रहे हैं, जी जी तो क्या सबको मिलेगा कि जी उसमें एक ही को जी मिलेगा? जी, सबको मिलेगा सर। अच्छा, जी, अगर तो पूर्ण उसमें घोषणा अपना हिस्सा कसी कैसे वो करेगा? सर कैसे? हिस्सा जी, अगर मान लीजिए खतौनी 5 भाइयों का नाम है हाँ। और माता जी का भी नाम होगा, हम्म, जाहिर सी बात है पिताजी की मृत्यु के बाद से पत्नी का नाम चढ़ेगा और बच्चों का नाम चढ़ेगा। हम्म, तो सर सबके हिस्सा, अगर 5 भाई हैं तो 1/5 हिस्से सबके लगे। अच्छा तो ये लेखपाल सर हिस्सा कसी प्रमाणित करके देते हैं। अच्छा, लेखपाल, लेखपाल। हाँ, आप अपने जो भी आपका तहसील है तहसील से अपने लेखपाल से मिलिए, उनसे हिस्सा कसी करवा लीजिए खतौनी के साथ, साफ साफ लिखवा लीजिए और साफ सुथरी खतौनी स्कैन करके अपलोड करवा लीजिए। जब भी हम लोग वेरीफाई करने के लिए सर खतौनी खोलते हैं ना, अक्सर ये मतलब ये त्रुटि देखने में आ जाती है कि उसका किसान की खतौनी धुंधली पठनीय नहीं है। मतलब एक तो सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि जो इंतखाब है जी या खतौनी है जी जी, वो साफ नहीं रहती है, हाँ, धुंधली वो पढ़ने में नहीं आती जी है, जी जी, इस वजह से आप लोग उसको रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट करते हैं। दूसरा कारण सर मैं यहाँ पे एक और बता रही हूँ कि सर अक्सर जैसे अभी आपने कहा कि जैसे मुखिया की मृत्यु हो गई, पत्नी और 5 बच्चे हैं, तो सर वहाँ पे सर जरूरी हो जाता है वरासत हुआ। अगर 2020 में मृत्यु हुई है तो 2022 या 21 में वरासत होता है। तो वरासत अगर 2019 के बाद हुआ तो पूर्व भूस्वामी का आधार और मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक है।
अच्छा। जी, ताकि उससे में हम लोग चेक कर पाए कि पूर्व भूस्वामी को मृत्यु के पश्चात कोई किस्त तो नहीं गई है। अगर कोई किस्त गई है तो उस किस्त की रिकवरी की प्रक्रिया फिर हम लोग अपने हेल्थ टैक्स पे बताते हैं। तो ये कि किसान भाई हमारी इस बातचीत को सुन रहे होंगे कि जो भी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो इंतखाब बहुत साफ हो, क्लियर हो, तभी लगाएं और केवल फॉर्मेलिटी के लिए न लगाएं, क्योंकि जब जांच होती है और जो पढ़ने में नहीं आता है तो उसको ये लोग निरस्त कर देते हैं। ये इनकी मजबूरी भी है। तो एक तो आपने ये बताया, और क्या किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सर जो सारे आवश्यक कागजात होते हैं, सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो किसानों को जानकारी नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक बढ़िया सा टोकन छोटा सा बना रखा है, जिसमें 4-5 तरह के हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का नाम पूरा लिख रखा है। जैसे घोषणा पत्र, सबसे नेसेसरी चीजें हैं घोषणा पत्र। ये सरकार द्वारा आवंटित घोषणा पत्र है और इसमें पूरा सर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और कितने कौन पात्र है, कौन अपात्र है, पूर्व भूस्वामी से आपको भूमि मिली है, नहीं मिली है, तो उसका आधार भरना है। और साथ ही सर इसके बाएं तरफ लेखपाल से प्रमाणित होना चाहिए। ये घोषणा पत्र था सर, किसान एक तरह का शपथ पत्र दे रहा, घोषणा कर रहा है कि हाँ, जो जो मतलब इसमें नियम और शर्तें वो मान रहा है और इस सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह का एक घोषणा पत्र सरकार द्वारा दिया गया है। उसमें लेखपाल सत्यापित करता है कि हाँ, मैं इस किसान को भली भांति जानता हूँ और किसान ने जितनी बातें उपरोक्त बातों पर टिक लगाया है वो सब पूर्णतः सत्य है। और एक बाईं तरफ लेखपाल का रहेगा और दाहिनी तरफ किसान का नाम, अगर अंगूठा लगाता है तो अंगूठे का निशान, अगर सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर और मोबाइल नंबर। ये पहला सर है घोषणा पत्र। इसके बाद सर आता है किसान का आधार और किसान के जीवन साथी का आधार। इसके बाद सर तीसरे नंबर पर आता है खतौनी। जैसे अभी आपने किसान भाइयों को बताया भी, खतौनी साफ सुथरी और प्रमाणित, लेखपाल द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। खतौनी के बाद सर आता है पूर्व भूस्वामी, आपको जमीन कहाँ से मिली है, पूर्व भूस्वामी का आधार, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत आवश्यक है सर। ये मैं बार बार इसको मैं बोल रही हूँ, तो किसान भाई इसको एकदम अच्छे से सुने और जानने की ये बहुत आवश्यक है। और सर अगर रिकवरी हो तो रिकवरी की प्रक्रिया ये 2019 के हाँ, पहले जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका है ना? 2019 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है, 2019 के बाद, हाँ, और जिनकी 2019 के पहले मृत्यु हुई है तो, और जिनके नाम ऑलरेडी उनके हाँ सर दर्ज हो चुके हैं हाँ, विरासत में, कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लिए तो नहीं, उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन कभी कभी किसान भाई भूल जाते हैं कि पूर्व भूस्वामी की मृत्यु 2019 के पहले हुई है कि बाद में हुई है। तो ऐसी दशा में सर हम लोग कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र हमें दिखा दीजिए। अगर वो भी उसके पास नहीं उपलब्ध है तो परिवार रजिस्टर का हमें नकल दिखा दीजिए, क्योंकि परिवार रजिस्टर में सारे सदस्यों का नाम होता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो कटा हुआ रहता है और उसके आगे वो दिनांक लिखा रहता है जिस दिनांक में उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा भी सर एक और भी तरीका हम लोग जिससे किसानों की मदद करने की कोशिश करते हैं कि अगर चलिए ठीक है, आपके पास ना मृत्यु प्रमाण पत्र है, ना आपके पास परिवार रजिस्टर का नकल है, तो अपने ग्राम प्रधान से आप संपर्क कीजिए और ग्राम प्रधान से लेटर पैड पे लिखवा दीजिए कि पूर्व भूस्वामी की मृत्यु 2019 के पहले वाले किसी भी सन में हुई है, तो वो आप बताइए और उनके लेटर पैड पे लिखवाइए, उनका मोहर, उनका सिग्नेचर करवाइए। कहने का मतलब सर ये है कुल मिला के कि जो भी प्रक्रिया है सर सरकारी प्रक्रिया है, तो एक सरकारी कागजात होना चाहिए जो वैल्यूएबल हो, जिसपे कभी भी क्रॉस क्वेश्चन हो तो सरकार और किसान दोनों ही संतुष्ट हो कि हाँ, उसने सारे हमें कागजात उपलब्ध कराया है तो किसी वो योजना का लाभ लेना। सर यहाँ एक छोटी सी और बात मैं बता दूं कि अगर वरासत से जमीन मिली तो ठीक है, मैंने बता दिया ये कागज मिलेगा। जो अब मैं सर लाइन बोलने जा रही हूँ बहुत नेसेसरी लाइन है, किसान नहीं जानते हैं। 2019 के बाद अगर आपका जमीन का बैनामा हुआ है तो भी आप इस योजना के पात्र नहीं है। अच्छा, 2019 के बाद जिन लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री कराई है वो किसान इस योजना के पात्र नहीं है। अगर बैनामा 2020 का है, 2021 का, 2023 का और 2019 में भी अगर फरवरी की बात करें अगर है तो आप इस योजना में पात्र नहीं है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और फिर इस आधार पर अगर बैनामा खतौनी में अगर बैनामा दिख गया कि इस तारीख के बाद हुआ है तो फिर हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से संबंधित जो आपने जानकारी दी और इसमें जो
ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, आप करते भी रहे हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि प्राय लोग बैंकों में जाकर के पूछते रहते हैं कि हमारा आया कि नहीं आया। आपको अपने उप कृषि निदेशक कार्यालय से अपने ज़िले में संपर्क करना चाहिए और वहाँ से इसके बारे में कि आपके आवेदन पत्र को किस आधार पे खारिज किया गया है या उसमें क्या कमियां रह गई हैं, तो उन कमियों को आप जैसा कि अभी हर्षिता जी ने बताया, ये सब बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, राशन कार्ड है, खतौनी है और और भी जो दस्तावेज जरूरी जी है। जी सर सर मैं चाह रही थी कि एक बार मैं समराइज कर दूं, पूरी प्रक्रिया में बता दूं कि कैसे कैसे हम लोग इस पे काम करते हैं, ताकि किसान एक फ्लो में समझ पाए कि कैसे कैसे इसका स्तर है। सबसे पहले सर क्या होता है, किसान जन सेवा केंद्र से आवेदन किया। आवेदन करने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है, मैंने अभी अभी बताया। आवेदन करने के पश्चात उसका जो भी सर डेटा है होता है, वो डेटा उसके जिला स्तर पर, उसके तहसील स्तर पर सर चला जाता है। तहसील स्तर पर तहसीलदार सर के द्वारा, तहसीलदार साहब के द्वारा उसका वेरिफिकेशन होता है। वो वेरीफाई करके कि हाँ वो किसान है, वो उसके पास कृषि योग्य भूमि है, खतौनी का वेरिफिकेशन करके, और वो जो डेटा है वो हमारे जिला स्तरीय कार्यालय यानी डीडी लॉगिन पे वो फॉरवर्ड कर देते हैं, वो कृषि निदेशक कार्यालय के लिए वो फॉरवर्ड कर देते हैं। जब हमारे पास वो आता है तो हमारे कंप्यूटर में उसका डेटा आ गया, किसान आएगा, किसान अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके आएगा। जो डॉक्यूमेंट अभी बताया मैंने, घोषणा पत्र, जीवन साथी का आधार, किसान का आधार, पूर्व गोस्वामी का आधार, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो बनवा के लेके आएगा। तो उसके आधार से जब हम उसका डेटा चेक करेंगे और वो पात्र पाया गया, तो उसको हम आगे अपने स्टेट लेवल के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं, अर्थात लखनऊ हम निदेशालय को फॉरवर्ड कर देते हैं। निदेशालय स्तर पे फिर से इसकी जांच होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की निदेशालय स्तर पे फिर से जांच होती है, और वहाँ से अगर सब कुछ सही पाया गया तो फिर इसको आगे की कार्रवाई है तो केंद्र सरकार के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और जब केंद्र सरकार द्वारा सब कुछ सत्यता सही पाई जाती है तो एक किसान का फिर उसके पास से यूपीआईडी जनरेट होता है। यूपीआईडी जनरेट होने के पश्चात उसको यूज योजना का लाभ मिलता है। तो ये इसका पूरा प्रक्रिया है। और मैं चाहूँगी किसान भाई, जो भी किसान भाई नया आवेदन करना चाहते हैं वो कृपया करके जन सेवा केंद्र पे जाके आवेदन करें, और उसके बाद से अपने तहसील पे जाके अपना डेटा फॉरवर्ड करवा के सारे कागजात बनवा के खुद कृषि निदेशक कार्यालय। बहुत अच्छी जानकारी आपने हर्षिता जी आपने दी, और मुझे लगता है किसान भाई इसको बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। तो आगे से जब भी आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन दें तो इन बिंदुओं का बहुत ध्यान रखेंगे। अब हम एक दूसरे बिंदु पे भी जरा आपसे बात करेंगे कि क्योंकि इस समय धान रोपाई का सीजन चल रहा है, धान लगभग रोपाई या तो कंप्लीशन की ओर है या हो चुकी है। तो धान की रोपाई के बाद आमतौर पे खरपतवार की बहुत समस्या आती है। तो खरपतवार का निदान किसान भाई कैसे करें, इसकी क्या प्रक्रिया है, और इस बारे में आप बताएं। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि हमारे क्षेत्र में धान की रोपाई या तो किसानों ने कर लिया, तो कुछ ही किसान हैं जो रह गए हैं। सर किसी भी फसलों उत्पादन के लिए सबसे जरूरी 3 चीजें होती है, जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन। तो जल तत्व प्रबंधन धान के लिए विशेष हो जाता है सर, क्योंकि धान एक ऐसा फसल है जिसको जल चाहिए ही चाहिए। उसके खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर तक जल लगा होना चाहिए। भगवान की दया से आज 3-4 दिन से अच्छी बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छी बारिश हुई, तो किसानों के पास तो जल पर्याप्त है। अगर जल नहीं है तो धान की रोपाई से पहले खेत में पटलिंग कर लीजिए, जिसको आम बोलचाल की भाषा में लेर लगाना करते हैं। लेर लगा के उसकी क्रॉस उसकी जुताई कर दें, ताकि जो भी खरपतवार निकलने हो वो निकल जाए, और जो हमारा भूमि का जो संरचना है वो भी बढ़िया हो जाए। तो ये लगा लिया अगर आपने, उसके बाद से आप रोपाई कर दी, जैसे कि स्थिति अभी आपने बताई कि बहुत सारे किसानों ने रोपाई कर ली है। रोपाई करने के बाद से समस्या आती है वही खरपतवार। तो खरपतवार के सर अगर जैसे रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप ब्यूटाक्लोर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूटाक्लोर सर जो एक खरपतवार है, ये खरपतवार नियंत्रण के लिए काम होता है।
और इसको हम लोग 500 ml के हिसाब प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सर अगर 3 दिन भी बीत गया है और आपने नहीं अब तक खरपतवार का प्रयोग किया है, आपको 20-22 दिन के बाद से खरपतवार नजर आए हैं अपने खेत में, तो भी कोई सर चिंता की बात नहीं है। 20-22 दिन के बाद से अगर खरपतवार आपको मिल रहे हैं तो आपको बिस्पायरी बैग करके एक आता है खरपतवार, जिसको नॉमिनी गोल्ड के नाम से भी जानते हैं किसान भाई हमारे, तो बिस्पायरी बैग का आप प्रयोग कर सकते हैं 20-22 दिन के बाद से। सर ब्यूटाक्लोर की मैं एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके इस्तेमाल करने के दौरान खेत में पानी लगा होना चाहिए, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको उल्टे पाँव लौट के आना है, क्योंकि ब्यूटाक्लोर एक लेयर बनाता है पानी के ऊपर, जो जैसे जैसे पानी नीचे आएगा वो उसके सतह पे हरे कलर की काई के तौर पे दिखाई देगा। तो सर उससे वो नाइट्रोजन के लिए भी होता है, और एक्स्ट्रा सर जो खरपतवार होते हैं अनावश्यक वो नहीं चल पाते हैं, और ब्यूटाक्लोर ये खरपतवार काम करता है। तो ये बेसिकली ये चीजें जो आपने दवाएं बताई इसका वो छिड़काव करें। जी सर, ये सारे सर दवाएं हमारे कृषि रक्षा इकाइयों पे मिल जाएंगी, और कृषि रक्षा इकाइयाँ हमारे ब्लॉक स्तर पे हैं, वहाँ पे हमारे सारे कर्मचारी कार्यरत हैं, और बहुत उचित दाम पे आपको कृषि रक्षा इकाइयों पे सारी दवाएं मिल जाएंगी। आप वहाँ संपर्क कीजिए। किसान तो भाई लोग जाते रहते हैं वहाँ पे, इस तरह की दवाइयाँ लेते ही रहते हैं, तो सर ये उपलब्ध है हमारे साथ सभी कृषि रक्षा इकाइयों। और धान की जो है, अब तो धान की रोपाई हो ही चुकी है, तो आगे और क्या प्रिकॉशंस रखे जाएं जिससे कि धान की जो फसल है या अच्छा उसमें प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए क्या क्या एहतियात किसानों को बरतना चाहिए? सर जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी फसल उत्पादन के लिए 3 मुख्य चीजें बहुत आवश्यक है: जल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन। जल प्रबंधन तो किसान भाई को प्रकृति ने कर दिया है, अभी मैंने खरपतवार प्रबंधन के बारे में थोड़ा बहुत बताया। सर इसके बाद पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन में जो किसान हैं वो उनसे मैं चाहूँगी एक बार यहाँ कहना कि एक ढैंचा सर आता है, सर सब भाई किसान भाई जानते हैं, उसको भी आप उगा सकते हैं। उससे क्या होता है 20-25 किलो आपको कम नाइट्रोजन डालना पड़ता है। फिर भी अगर आपने ढैंचा नहीं उगाया है तो जो रिकमेंडेड डोज है या फिर आपकी जो भूमि मांग कर रही है उसी के हिसाब से सर आप पोषक तत्व डालें। तो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। सॉइल टेस्टिंग हमारे सभी लैब पे आके सारे किसान भाई करवा सकते हैं सॉइल टेस्टिंग, और जो वहाँ पे जिस पोषक तत्व की कमी बताई जाएगी उसके हिसाब से आप अपना पोषक तत्व डालें। पोषक तत्व जैसे हमारे सर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। सर नाइट्रोजन जो होता है वो हम 2 भागों में इसको देते हैं। फास्फोरस और पोटास की कुल मात्रा तो सर हम रुपाई के टाइम ही हमने दे दी, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो 2 भागों में देते हैं। एक तो आधी मात्रा उसकी रुपाई के समय, और बाकी बची आधी मात्राओं को आधी मात्रा में से आधे की आधी मात्रा हम सर उसको कल्ले आते समय हम देते हैं, और उसकी जो बाकी जो आधी मात्रा रहेगी उसको फुटान के समय हम डालते हैं। तो सर ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसका किसान भाई ध्यान रखें, तो उनका जरूर से फसल उत्पादन। अभी आपने जो बातें बताई हैं मुझे लगता है कि ये क्योंकि अच्छी फसल लेने के लिए धान की इस पर खास तौर से ध्यान देना है। और अर्चिता जी आप आई, आपने समय दिया, तो हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने के लिए, किसान भाइयों से मुझे वार्तालाप करने का मौका मिला। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।